आज हम लोग पहुँचे हैं झांसी के समथर में। समथर झांसी की 5 नगर पालिका में से एक नगर पालिका है और पिछली बार सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे वे समथर ही से उतरे थे। करीब 29 प्रत्याशी समथर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लाने दावेदारी जता रहे थे, अधिकृत प्रत्याशी बने थे। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस ये तमाम पार्टियों के दावेदार उतरे थे। आज हमारे संग हैं भरत व्यास जो NSUI के प्रदेश महासचिव भी हैं और अब समथर की नगर पालिका से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और कितों न कितों केवल इंतज़ार है तो बस आरक्षण को कब आरक्षण आए और कब एकदम स्थिति गर्मा गर्म हो जाए। तो भैया सबसे पहले तो प्रणाम। नमस्कार आशुतोष भाई, आपका भी समथर की भूमि पे हार्दिक अभिनंदन जी। तो भैया सबसे पहला सवाल तो जा है कि अपन प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, छात्रन की राजनीति कर रहे हैं जी भैया, और अब जो नगर निकाय को चुनाव मेन राजनीति में तो इनमें कैसे संतुलन बने। अभी तक छात्रन की लाने लड़ता है, अब सीधो अध्यक्ष की लाने दावेदारी, चाहे निकाय की दावेदारी हो या विधानसभा की हो, हर एक मुद्दे होते हैं। हाँ, छात्र राजनीति भी में मुद्दे होते हैं, युवा राजनीति में मुद्दे होते हैं। तो आज जब निकाय की राजनीति में इसलिए युवा को आगे आना पड़ा क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं कि आज स्थिति क्या है। आज समथर से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, समथर के लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि समथर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। निकाय का मतलब यहाँ के जो लोग जैसे बूढ़े बूढ़े लोग बन जाते हैं वो क्या विकास को क्या भूमिका में नापते हैं, वो नापते हैं नाले नाली, स्ट्रीट लाइट वगैरह, रोड, सड़क, ये विकास के पायदान हैं इनके लिए। लेकिन जहाँ हम ये नहीं कह रहे कि ये विकास के पायदान नहीं है, इनसे भी अलग कुछ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों के लिए। आज जैसे समथर में शिक्षा का माहौल है, आज जो भी भविष्य है, जैसे आगे जाके जो छात्र भविष्य होता है, आज जब आदरणीय राजा साहब हमारे यहाँ विधायक थे और चूँकि मंत्री थे उस समय राजकीय महाविद्यालय समथर में लेके आए, उसके बाद से आज कृषि के लिए विद्यालय बनाया गया, महाविद्यालय बनाया गया। लेकिन तब से लेके आज तक इनमें विद्यालयों में आज कृषि की क्लासें नहीं लग पाई, तो कहीं ना कहीं कारण होता है। तो आज हम वो मुद्दे लेके आए। हमारी सोच ये है कि जैसे मैं भी एक छोटा सा कोई राजशाही परिवार में पैदा नहीं हुआ, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो देखते हैं हम किसान की स्थिति क्या है। समथर किसानी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ मजदूर वर्ग का आदमी, किसान वर्ग का आदमी है। ठीक है। तो किसान दोहरी मार झेलता है। कैसी दोहरी झेलता है कि पहले तो बीज महंगा, खाद महंगी, हर प्रकार से, और ऊपर से प्रकृति की मार, कब बारिश आ जाए, कब ओलावृष्टि हो जाए, कब किसान परेशान हो जाए। अन्ना जानवर जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या यहाँ की है, तो अन्ना जानवरों के लिए हमने पहला सोचा है कि अगर हम निकाय चुनाव में जाते हैं, लड़ते हैं और समथर की जनता हम पर भरोसा बनाती है और हमको चुनाव जिताकर वहाँ पहुँचाती है, तो समथर में सबसे पहले हमारा एक ध्येय रहेगा कि समथर में 1000 गायों की क्षमता वाली सर्वप्रथम गौशाला हमको बनानी है। 1000 गायों की क्षमता वाली गौशाला। हाँ। समथर नगर क्षेत्र में, समथर नगर क्षेत्र में। हाँ। जिससे क्या होगा, इससे कई सारे लाभ हैं कि सबसे पहले तो ये मुख्य लाभ ये है कि हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी। हाँ। आज गाय की भी स्थिति बहुत दुर्लभ है। इस सर्दी के मौसम में, कड़कड़ाती सर्दी में गाय कहीं बीमार पड़ी हैं, कहीं सर्दी के मारे मर जा रही हैं, तो उनकी कोई देख रेख नहीं है। इनके लिए अलग से एक बजट आता है नगर पालिका में, लेकिन क्या है उसका उपयोग सही से नहीं हो पाता है। तो सर्वप्रथम गौशाला का एक निर्माण, 1000 गौशाला, उससे हमारा किसान की बचत होगी। किसान के साथ साथ वही, जब किसान सबसे ज़्यादा होगा तो उनके बच्चे भी होंगे, वो भी शिक्षा के लिए आज बिना पैसे की शिक्षा भी नहीं मिल रही है। तो एक इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड विद्यालय, वो कैसे अब नगर पालिका में कैसे संभव हो सकता है? लोग कहेंगे आप कैसे विद्यालय बना सकते हैं? तो जब समथर की नगर पालिका में 2-2 करोड़ रुपए की लॉज बन सकती हैं, 1 करोड़ों के पार्क बन सकते हैं, करोड़ों की विद्युतीकरण हो सकता है, तो उस करोड़ में क्या विद्यालय नहीं बन सकता समथर? अभी तक समथर का क्या इतिहास रहा है? नगर पालिका तो सालों से है, करीब 30-40 साल से चल रही होगी। तो अभी तक की क्या स्थिति रही है, कितना क्या विकास आप देखते हैं? समथर के बारे में एक चीज़ और कही जाती है
कि जिसका आशीर्वाद जिसके ऊपर राजा साहब का हो। इस समय हम लोग किला बिल्कुल सामने दिख रहा है, किले के पास हम लोग खड़े हैं और हमारे साथ ही भैया हैं भरत व्यास जी। कहते हैं समथर में राजा साहब का आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो समथर का चेयरमैन बन देखिए, गया। उसकी भी कहा है कि कई सारी महत्वपूर्ण है, हाँ। क्योंकि राजा साहब आदरणीय समथर के लिए कोई नेता ही नहीं बल्कि एक परिवार का सदस्य है। समथर की जनता उन्हें प्यार करती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी राजा होने के मतलब जितना प्यार जनता उन्हें देती है उससे अधिक प्यार वो जनता को देते हैं। आदरणीय राजा साहब ये नहीं है कि राजा साहब कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस की ही बात को सुनते हैं। आज राजा साहब के पास कोई भी दल का व्यक्ति, भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो या कांग्रेस का हो, या कांग्रेस से जुड़ा उनका करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसके साथ गलत का व्यवहार होगा। अगर दूसरा व्यक्ति कोई भी हो उसके साथ न्याय होगा। इसके लिए हमारे आदरणीय राजा साहब जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो वही प्रेम समथर की जनता उन्हें देती है। एक तरफ फिर बातें आ रही हैं कि लोकतंत्र चल रहा है, एक तरफ फिर समथर में आके देखते हैं कि आज भी यहाँ राजतंत्र कायम है। राजा साहब का हाथ कोई भी चेयरमैन, पिछली बार जो चेयरमैन बने, एक बात सुनिए पहले, पिछली बार जो चेयरमैन बने हैं वो भी राजा साहब के आशीर्वाद से बने थे। देखो, उन्होंने कितना क्या काम किया है ये थोड़ा बताइए। आदरणीय राजा साहब जो हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे पार्टी के नेता हैं। ठीक है। कोई चिन्ह राजा साहब का कोई पर्सनल चिन्ह तो है नहीं, बिल्कुल पार्टी का चिन्ह है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो पार्टी के ही चिन्ह पे चुनाव लड़ा जाता है और पार्टी के चुनाव पे लड़ता है। अब आदरणीय राजा साहब हैं, उनकी लोकप्रियता है, लोग मानते हैं, क्योंकि इसलिए है आज समथर के अंदर आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी। इसके बाद हमने कई सारे विधायक भी देखे, तो आदरणीय राजा साहब जब से विधायक नहीं रहे तब से लेके आज कम से कम 30 साल से विधायक यहाँ हैं। दीप नारायण सिंह हैं, डमडम महाराज भी रहे, चंद्रपाल नेताजी भी रहे, आज दो बार से जवाहर राजपूत भी हैं। तो समथर के लिए अभी तक हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया गया विशेष। जो कुछ आदरणीय राजा साहब छोड़ गए थे वही है। आज यहाँ 4 कदम की दूरी पर जो महाराजा वीर सिंह राजकीय इंटर कॉलेज है, JIC है, उनके समय में बना। डिग्री कॉलेज है वो भी उनके समय में बना। मतलब शिक्षा की, चिकित्सा की जो भी चीज़ें रही हैं वो उसी दशक की बात है। इस दशक में समथर के साथ एक सौतेला व्यवहार कहिए आप, वो करने का काम किया गया। आज समथर नगर पालिका में जैसे चेयरमैन चुनते हैं या आदरणीय राजा साहब का आशीर्वाद है। सत्य बात है कि आदरणीय राजा साहब का आशीर्वाद जिस प्रत्याशी को मिलता है वो लगभग चुनाव जीत जाता है। उसमें समथर के जनता का उनके प्रति सम्मान, उनका प्यार, ये बहुत अहम रोल देती है। अभी समस्याएं क्या क्या देख रहे हैं व्यास जी? और एक चीज़ और आती है समथर के बारे में, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण परिवार समथर में हैं और समथर में व्यास जी चुनावी मैदान में आएंगे। सीट आ रही यदि सामान्य तो क्या है यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? देखिए, जैसे आपने समाज की बात की है, वो नेता होते हैं जो समाज की बात करते हैं कि हमारी समाज के लोग, हमारे समाज के लोग। तो हम समाज के नेता, हमारे लिए समथर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारी समाज का है। ठीक। ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है कि समथर में सबसे अधिक ब्राह्मण है इसलिए हम ब्राह्मण के दम पे ताल ठोक रहे हों। समथर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारी समाज का है। हमारे साथ वाला, हमें पूरी समाज होती क्या है? समाज होती है आसपास में रहने वाले लोग, समस्त लोग समाज कहलाते हैं। जातिगत समाज नहीं होती है। तो उन समाज के लिए कुछ बेहतर करने की लालसा जब हम देखते हैं कि हमारे समथर का नन्ना मुन्ना भविष्य बर्बाद होता जा रहा है, आज उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो समथर में जैसे हमने सोचा है कि अगर हम कल के दिन वहाँ नगर पालिका की कुर्सी पे पहुँचते हैं तो समथर में एक CBSE बोर्ड इंटरमीडिएट विद्यालय खुलवाने का काम करेंगे, जिसमें रोजगार के माध्यम के लिए समथर में जैसे B.Ed किए, M.Ed किए जो छात्र घूम रहे हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, वहाँ से चपरासी से लेके मास्टर तक, प्रिंसिपल तक, कम से कम 100-125 लोगों को रोजगार उस विद्यालय के माध्यम से मिलेगा। उसमें क्या होगा कि समथर का भविष्य जीवित होगा। बहुत बढ़िया। और समथर के जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को काम धंधा भी हम यहाँ देने का काम करेंगे।
इसके बाद एक सोच और है कि आज समथर में जैसे अस्पताल सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे भैया। कुछ नहीं कर रही सरकार। सरकार का मतलब है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, इसकी हाँ। बिल्डिंग जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था समाजवादी पार्टी की सरकार में, ठीक है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आखिरी समय पे समथर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनाई गई। ठीक। लेकिन 5 साल योगी जी के निकल गए, तो 5 साल योगी जी के निकलने के बाद अगले 5 साल फिर शुरू हो गए, लेकिन उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कोई दशा सुधारने का काम नहीं किया गया। कुछ समय के लिए जब मैं वहाँ देखता था तो पर्चे छप के मिलने लगे थे, जो 1 रुपया वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छप के आने लगा था, लेकिन फिर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लग के आने लगा है। तो कहीं कुछ लगता नहीं है कि यहाँ आज जैसे कि यहाँ कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कुछ कोशिश हो रही है। आज जैसे समथर में सबसे ज़्यादा परेशानी महिला डॉक्टरनी की है, ठीक है, कि जो यहाँ महिला डॉक्टरनी नहीं है। तो कई सारे जो मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को लेके कुछ ना कुछ होके एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नगर पालिका चला सकती है, खुलवा सकती है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि उसमें निःशुल्क इलाज हो सकता है, लेकिन उसमें आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिल सकती हैं, जिसके लिए झांसी भागना पड़ता है, ग्वालियर भागना पड़ता है। तो यहाँ अपन मूलभूत सुविधाएं देके यहाँ जैसे समथर का छात्र जैसे नर्सिंग किए है, फार्मासिस्ट है, कई जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो कहीं नहीं है, तो डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी तो बाहर से लाए जाएंगे। चलो बढ़िया विचार तो आपका एकदम बढ़िया है। और छात्र राजनीति से आए हैं तो छात्रों के लिए भी बात कर रहे हैं और शिक्षा पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन जब नगर निकाय का चुनाव आता है, कोई भी नगर पालिका हो, पंचायत हो या नगर निगम हो, सबसे पहले हम कहीं ना कहीं बुनियादी सुविधाओं पर बात करते हैं कि लोगों को पेयजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है समथर में, लोगों के जो सड़कें हैं समथर की वो बढ़िया हैं कि नहीं है, रात में जो मार्ग प्रकाश की व्यवस्था है वो बढ़िया है कि नहीं, कूड़ा कचरा साफ़ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हैं तो फिर आता है सौंदर्यीकरण की बात कि समथर में सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ नया है। इस समय हम लोग एक पार्क में हैं, पार्क भी बढ़िया है और फोर्ट व्यू नाम इसका रखा गया है, फोर्ट का पूरा व्यू आ रहा है पीछे। तो इसको और कैसे सौंदर्यीकरण के लिए काम किया गया है अभी तक, मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं आपके हिसाब से, आपके नज़रिए में? देखो हमारे नज़र, हर किसी का नज़रिया देखने का अलग अलग होगा। ठीक है। जैसी नई सोच होगी हाँ, वैसा नज़रिया अलग देखेगा। ठीक। कोई पार्क में सौंदर्यीकरण करता है, कोई कहीं सौंदर्यीकरण करता है, कहीं स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं और ये होते हैं, ठीक है, हर नगर में होते हैं। करोड़ों रुपए इनके लिए आते हैं। हाँ, कि आपको स्ट्रीट लाइट के लिए करोड़ों रुपए आता है, सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए आता है, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर होता है कि जो चेयरमैन है वो उन पैसों को खर्च कहाँ कर रहा है, किस प्रकार से सौंदर्यीकरण कर रहा है। नई सोच का व्यक्ति होगा, नए तरीके से डेवलप करेगा उस चीज़ को। पुरानी सोच का होगा तो पुरानी सोच के हिसाब से डेवलप करेगा। जैसे समथर में विशेष होते चौराहे बनते, थोड़ा फाउंटेन लगते, थोड़ा सौंदर्यीकरण। जब आप समथर में प्रवेश करते तो एक अलग नज़रिया होता कि हम किसी एक शहर में जा रहे हैं जी। नगर पालिका का मतलब एक शहर होता है। अगर हम शहर में अंदर घुसते हैं और अगल बगल में हमें कचरा डला मिले तो वो सौंदर्यीकरण हम कितना भी अंदर कराते रहें वो कोई मतलब का नहीं रहता। जब कोई बाहर का आदमी हमारे नगर में प्रवेश करे तो जो एक सौंदर्यीकरण लगना चाहिए कि वास्तविकता एक स्वरूप होता है कि हमारा बाहर तो कम से कम बिल्कुल एक चमाचम रहे, बाहर कहीं कोई कचरा ना मिले, कोई मृत पशु डला ना मिले। तो इन चीज़ों के कई सारे मुद्दे हैं जो देख के चलना पड़ता है। और जब जैसे अभी क्या स्थिति है समथर की, अभी कैसे देख रहे हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं समथर वासियों को? समथर में पेयजल की कोई संकट नहीं है, ना कोई पेयजल की समस्या है। स्ट्रीट लाइट भी ज़्यादातर गली मोहल्लों में लगी है। और क्या होता है, सड़क स्ट्रीट लाइट जैसे होता है तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब नगर का विकास हो, यानी कि जिस पार्क में हम लोग हैं अभी, ये देखिए सबके ऊपर लाइट लगी है, ये गायब है, इस तरफ देखिए ये गायब है, वो गायब है, बहुत सारी आप देखिए, एक लगी है, 2 छूटी हैं, 3 खराब हैं। खराब नहीं है, ये क्या है कि अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई। हाँ। तो किसी चीज को हम लोग करोड़ों की लागत से बना रहे हैं, करोड़ों की लागत तो उसकी निगरानी भी तो हमारी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट कैसे हो, निगरानी जिम्मेदारी है और यहाँ के हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती हैं, वो प्रत्येक नागरिक के लिए होती हैं। जितना रख रखाव सरकारी लोगों को करना है उस चीज़ का, उतना ही इस देश के जनसहभागिता तो जरूरी है ही, थोड़ी जरूरी जी।
तो जन सहभागिता के लिए भी कई सारे मुद्दे हैं, उनके लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा कि जागरूकता अभियान लोग जागरूक कैसे होंगे। क्या है कि थोड़ा ग्रामीण अंचल होने के कारण उसको ग्रामीण अंचल, अब जैसे सड़क एक बार जहाँ डल जाती है, कोई सड़क 5 साल में ख़राब नहीं होती। सड़क स्ट्रीट लाइट वगैरह ही है जो ख़राब हो जाती है, इनको समय समय पे बदलना होता है। सड़क है, नाली है। ये बताओ कांग्रेस से हैं कितने अभी दावेदार मैदान में समथर से? कांग्रेस से तो काफ़ी उम्मीदवार हैं। कितने? और समथर में रहने वाला हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा अभी कितने हैं? अभी जो मुख्य कांग्रेसी विचारधारा के जो लोग हैं, हाँ। वो लगभग 3-4 आवेदन हैं। हाँ। बकाया इनके बाद कई सारी विचारधाराओं के लोग भी कांग्रेस से आवेदन किए हैं। हाँ। लेकिन प्रेफर यही रहेगा कि कांग्रेसी विचारधारा वाले व्यक्ति को मैदान में। हमें जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है 27 लोग आवेदन किए हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भाजपा के भी आवेदन किए हैं उसमें, और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी आवेदन किए हैं। बिल्कुल किए हैं। हाँ। और सभी पार्टी, सभी दलों के लोग, हाँ, ज़्यादा प्राथमिकता यही रहती है कि कांग्रेस का है। ऐसा है कि अन्य पार्टियों के भी आवेदन किए हैं? बिल्कुल, जब कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति है नहीं वो, हाँ, तो कहीं ना कहीं किसी अन्य दल चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति राजनीतिक ही होता है जी। कोई आम आदमी चुनाव नहीं लड़ता है। सही बात। जब चुनाव की कोई महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है तो व्यक्ति राजनीतिक ही होता है। हाँ। तो यकीनन है जब विचारधारा के 2-3 लोग आवेदन है, 4 आवेदन होंगे, हाँ, बकाया जितने भी आवेदन है तो वो अलग अलग विचारधाराओं के हैं। हम इस पे कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कहेंगे किस पार्टी की है, क्या है, कौन है, हाँ, लेकिन अलग विचारधारा के लोग भी यहाँ हमारे यहाँ आवेदन किए, तो बस यही है। अच्छा, एक चीज़ है, 48 जिलों के वार्डों का आरक्षण आ गया है जी। तो जो भी शांत था माहौल, हाँ, आराम से इंतजार कर रहे थे दावेदार, अब 48 का आ गया है, झांसी ललितपुर का आया नहीं है, तो दुखी बड़ी है थोड़ी। बिल्कुल दुखी बड़ी है, एक एक पल का इंतजार है, हाँ, कब सीट आरक्षित होगी, क्या सीट होगी, क्योंकि प्रत्याशियों को कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कई जगह, अब जैसे अभी 10-15 दिन पहले प्रत्याशी 20 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सीटों के लिए, तो मेहनत भी बहुत बेजोड़ कर रहे थे, लेकिन जब 20 को सीट नहीं आई तो कुछ लोगों के भी मनोबल डाउन हो गए, ठंडे पड़ गए थोड़ा सा। माहौल थोड़ा ठंडा हो गया चुनाव का, लेकिन कल से फिर एक नया उबाल नगर में देखने को मिला लोगों के बीच, जब आसपास के जिलों के, तो अब उन्हें एक उम्मीद हो गई कि 1-2 दिन में तो आरक्षण बस आ ही जाना है। बिल्कुल आ ही जाना है, और मान के चल रहे हैं कि आ ही गया है। लगभग जो अफवाह थी, हल्ला थे कि फलाना वार्ड आरक्षित हो रहा है, फलाना ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अभी भी वही कयास लोग लगा रहे हैं कि लगभग क्लियर है, ये है, वो है। आपको क्या लग रहा है कि समथर पिछली बार अनारक्षित थी, हाँ, सामान्य के खाते में गई थी जी, इस बार क्या अटकलें लगा रहे हैं? जन चर्चाएं क्या है? देखो, जानकारी किसी को नहीं है जब तक जारी नहीं हो रही है। जन चर्चाएं क्या हैं, समथर का माहौल क्या है? देखो, ये जन चर्चाएं, देखो आपका तो हमें पता है, सबको पता है आप क्या चाह रहे हैं। हाँ। चर्चाएं क्या हैं? चर्चाएं क्या होती हैं, जो जानकारी होती है वो सत्ताधारी दलों को होती है। हाँ। उनके पास पहले सूचनाएं पहुंचा दी जाती हैं कि भैया व्यवस्थित है, हम ये सीट कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ लेंगे, हाँ, आप सीट निकाल लेंगे, हाँ, तो ये सत्ताधारी दल के लोगों को पता होती है। हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अपनी तैयारी में है, अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। अगर सीट आती है, और वैसे अनारक्षित सीट आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार थी, हम इस बात से यकीनन करते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन चक्रानुक्रम चल रहा है, तो चक्रानुक्रम चल रहा है, तो ये हो सकता है कि सामान्य पुरुष की बजाय सामान्य महिला सीट हो जाए, तो ये तो हो सकता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अनारक्षित में हर कोई तो एक चुनाव लड़ सकता है। जिसको चुनाव लड़ना हो तो वो आओ अनारक्षित में चुनाव लड़ो, उसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। फिर इसके बाद पिछली बार की सीट अनारक्षित है, और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि समथर में एक बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन हम लोगों को मिला जी। बैकवर्ड से जब सीट भले ही सीट भले सामान्य थी, लेकिन पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को चेयरमैन बनाया समथर की जनता ने, तो वो सीट सामान्य थी और ना थी, बराबर थी, इसलिए। लेकिन दावेदार 29 थे गुरु। हाँ, दावेदार 29 हैं। इस बार कितनी, क्या यदि सामान्य महिला भी आती है वो तो संख्या ऊपर जाएगी कि थोड़ा कम होगी? 29 होने का कारण एक था, हाँ, कि 20 साल से व्यक्ति इंतजार कर रहा था। ठीक है। समथर की सीट सामान्य होने के पहले लगातार 20 सालों तक ऐसी रही, तो 20 सालों के जो उम्मीदवार थे, मन में बनाए थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, एक भड़ास थी अंदर जो भड़ास थी, उसको निकालने के लिए जैसे ही चुनाव आया, सबने अपनी ताल ठोकी, मैदान में आए। अब चुनाव क्या है कि
ऐसे नहीं लड़ा जाता। चुनाव के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, धन व्यय भी होता है, पैसा भी व्यय होता है, सब कुछ व्यय होता है उसमें। तो अपने यहाँ की भाषा में धनबल बाहुबल बाहुबल है। हाँ, सब प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है। अब जो व्यक्ति चुनाव लड़ चुके हैं, जो धन व्यय कर चुके हैं और अपनी समझ चुके हैं कि समथर में क्या है, अब उसमें 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट, इतने में चेयरमैन नहीं बना जा सकता है। सही है। पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, जिस जो क्षमता थी। कुछ चेयरमैन ऐसे भी आए जो पार्षदी हार के भी चेयरमैन लड़े। बिल्कुल लड़ेंगे, हर जगह ऐसे हैं, देखिए हमने 4 वोट आए उनके चेयरमैनी के चुनाव में। हैं? पार्षद की व्यवस्था है नहीं है और चेयरमैनी में कूद पड़े, ऐसे लोग भी आए हुए हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वोट काटने का काम करते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से खड़े हो जाते हैं। जब आपको पता है कि हमारे पास वोट नहीं है, हमारे पास समीकरण नहीं है, हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, फिर भी आपका चुनाव लड़ना क्या होता है, किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण आप चुनाव लड़ते हैं। डमी थे पिछली बार। अब जो डमी थे तो भैया नहीं, नाम नहीं पूछ रहे हैं, कितने लगभग 29 में से कितने डमी थे? 29 में से लगभग 700-850 7-8 डमी थे, यानी करीब 25% लोग डमी उतरे थे पिछली बार। और हर कोई उतारता है समीकरण बिगाड़ने के लिए, खिलाफ जब जाति का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रदेश में एक तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति एकदम गड़बड़ है जी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं नहीं है कांग्रेस। लेकिन झांसी की निकाय सीटों पे 13 में से हम चर्चा करते हैं तो एक सीट पे कांग्रेस ने बाजी मारी थी पिछली बार, उसका नाम था कांग्रेस। 29 दावेदार के बाद भी यहाँ कांग्रेस ने बाजी मारी, बीएसपी बिल्कुल निल रही। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट मिली, पालिका में एक, बड़ा पंचायत में एक और निगम में एक। ये संतुष्टि, मतलब बीएसपी से तो ऊपर रही है झांसी में कांग्रेस। इस बार कुछ और बढ़ेंगे। विधानसभा में भी ऊपर रहे हम लोग, बीएसपी से विधानसभा में भी ऊपर रहे। अच्छा, नगर पालिका में भी ऊपर। क्या है कि जैसे आज एक युवा तो के फुल पावर में क्यों नहीं आ पा रही है कांग्रेस? क्या है कि आज जो एक युवा है, युवा के अंदर एक गलत भ्रांति पाल दी गई है कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। हम उन युवाओं से एक बार अनुरोध करना चाहते हैं कि जब तक हम उस चीज़ को देख ना लें तब तक हम किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं रख सकते। किसी के सुनने भर से हम उसको गलत नहीं कह सकते। जितनी हमारी उम्र है, हमसे भी उम्र दराज जो युवा हैं, उन्होंने अभी तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखी है। सही बात, क्योंकि 32 साल प्लस हो चुके हैं लगभग। इस बार का जो चुनाव होगा 37 साल से सरकार नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 37 साल का जो व्यक्ति हो चुका है, उसने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। वो सरकार कैसी थी, उत्तर प्रदेश में क्या किया, क्या नहीं किया, नए लोगों ने नहीं देखी। हाँ, नए लोगों ने नहीं देखी है। तो एक बार उन युवाओं को कांग्रेस सरकार देखनी चाहिए, तब हम उस पर कमेंट करें कि सरकार ऐसी थी वैसी थी। हम उन लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भैया 32 साल से कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो काम 32 साल पहले हुए थे, जस के तस वही काम है। कोई स्पेशल काम नहीं किया गया है, कोई विशेष काम नहीं किया गया है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय हो, या क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेजेस एंड कई सारे अस्पताल सरकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो मुख्य रूप से काम हुआ है। कई सारे पुल वगैरह आज भी, अभी जैसे आप इरज जाने की कह रहे थे, तो जो बीच में मार्ग में जो पुल मिलेगा तो वो आज का पुल नहीं है। वो पुल आदरणीय महाराज साहब जब विधायक थे तो उन्होंने बनवाया था। 1 मिनट आप गाड़ी रोक के वहाँ देखना तो उनका पत्थर लगा हुआ है आदरणीय राजा साहब का, एरज पुल पे उनके समय में बनाया गया था। उसी से सटा लगा है खिरिया घाट। आप खिरिया घाट पे जाना, तो वो 32 साल में एक वो पुल नहीं बनवा पाए। चाहे वो सपाई सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, तो एक जैसे उसी नदी पे पुल है। यहाँ भी उतनी आबादी के लोग हैं, जब टेरौली एरौली के लिए अपन जाते हैं मोट वगैरह से, तो वो पुल नहीं बनवा पाए। और आज भी आप देखिए यहाँ का पुल गरोठा से निकल लिए जो मारकुगा के बीच में मिलता है, तो वो भी पुल आदरणीय राजा साहब की देन है, इनके विधानसभा के काल में बना है। हम उस चीज़ को विकास मान सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि बगल में मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि सिंध नदी में बाढ़ आई थी पिछली साल। उस समय उस बाढ़ में कई सारे पुल टूट गए। पुल कौन टूटे? जो नवीन निर्मित हुए थे। रतनगढ़ पे तो 2 बार पुल बन चुका, पिछोर का भी जो नया निर्मित पुल था वो चला गया। इन्होंने नेशनल हाईवे का जो नया पुल बनाया था
वो पुल में भी दरार आ गई थी। ठीक है। लेकिन पुल कौन बचाता, काम कौन आया था? जो पिछली सरकार द्वारा, यानी पुराने पुल जो बने हुए थे वो जमीनी स्तर पर टिके रहे, उनको वो बाढ़ भी नहीं डगा पाई, और जो नए नए पुल, कल के बने पुल पानी में बह गए। चलो ठीक है, अभी एक गुजरात और में देखा आखिरी होगा सवाल। आपने, अभी आपने गुजरात में मोरबी में देखा होगा कि वो देखा। पुल अब व्याख्यान क्या कर रहा बड़ी है, उस दुखद पुल को घटना टूटने हुई का। जो भी है, घटना दुखद है, वहाँ मोरबी का। लेकिन उसमें मानते क्या, उनसे पूछो पुल कैसे टूट गया। कुछ लोगों के हिलाने के कारण पुल टूट गया। अगर वो पुल ही बेकार है, जब हिलाने के कारण पुल टूट जाए, तो जैसे पुल हैं आप जा वैसी रहे सरकार है हैं इनकी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की जी बिल्कुल मध्य जाएंगे। प्रदेश पहुंच चुकी है, मध्य प्रदेश में चल रही है, जी, आप भी शामिल होने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करेगी। हाँ। तो हम सभी लोग तैयारी में हैं कि जब उत्तर प्रदेश में यात्रा आए तो उत्तर प्रदेश में उस यात्रा का स्वागत करें, उस नेता का स्वागत करें जो इस नफरत के माहौल में भारत को प्यार मोहब्बत से जोड़ने के लिए निकला है। कन्याकुमारी से चलकर आज कश्मीर तक जितनी यात्रा राहुल जी पैदल कर रहे हैं उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये लोग उसका सोच भी नहीं सकते। अगर उसका 2% भी दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी। केवल जुमले, लोगों से झूठी बातें, मंच से झूठ इतने आसानी से परोस देते हैं, गलत बता। आज कुछ पत्रकार, आपने कल ही देखा होगा कि हमारे रवीश कुमार जी जो कि एक निष्पक्ष पत्रकार वार्ता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकार थे, तो जो निष्पक्ष हैं, चाहे अजीत अंजुम जी हों, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी हों, रवीश कुमार जी हों, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि कांग्रेस के हित में पत्रकारिता की हो। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो निष्पक्ष उठाए। आज निष्पक्ष मुद्दे उठाने का कारण आप देख चुके हैं कि कल उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो आज हर एक चीज़ पर सरकार का दबाव है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन हो। कि आज जैसे शिवपाल नेताजी हमारे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और उनकी आज बहू चुनावी मैदान में है, मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। तो कल तक जब उनके परिवार में कलेश था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि शिवपाल जी हमारे साथ आ जाएंगे। तब तक 5 साल से वो जांच ठंडी थी, 5 साल से उनको Z+ सुरक्षा दिए थे। मतलब राहुल गांधी की Z+ हटा के शिवपाल को दी गई वो Z+। कंगना रनौत को इसका कष्ट था, अब खुश हैं आप? नहीं, हमें कष्ट वाली बात नहीं है। कष्ट इस बात का है कि अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ है तो वो आपके लिए सब कुछ है। और कल जाके वो व्यक्ति आज अपनी बहू के प्रचार में पहुंचा, आपने उसकी जांचें खोल दी, उसकी सुरक्षा हटा ली। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है, इसे हम दुरुपयोग ही मानेंगे। हाँ। और जिस प्रकार का आज तानाशाही, हिटलरशाही आज कर रहे हैं, और अगर ऐसा पिछली सरकार में किया होता, जब कांग्रेस थी इस देश में, तब भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं। उस समय जो मुद्दे बनाए, लोकतंत्र बना, सब बनी चीजें हैं, कोई प्राकृतिक एक सवाल उठ रहा है बार बार भारत जोड़ो यात्रा पे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, लंबी यात्रा है, करीब 2500 किलोमीटर वो पैदल भी चल चुके हैं राहुल गांधी जी। यात्रा ने इतना सफ़र तय कर लिया है। सवाल ये है कि छोटे छोटे राज्यों में ज़्यादा समय ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश 75 जिलों वाली 70 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में महज 2-3 दिन, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये यात्रा दिन के हिसाब से नहीं निर्धारित की गई। ये यात्रा का एक रूट बनाया गया, एक पैनल बनाया, उसका 1 किलोमीटर का दायरा तय किया गया कि एक दिन में इतना किलोमीटर यात्रा चलेगी, और उस हिसाब से उसका स्टॉपेज भी बनाया गया। तो यात्रा को घुमाया नहीं गया, यात्रा एक सीधी यात्रा बनाई। अब उस यात्रा में उत्तर प्रदेश छोटा आ रहा, ललितपुर में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, ललितपुर झांसी में? नहीं, ललितपुर झांसी नहीं आएगी। वो अभी उस यात्रा के रूट में है ही नहीं, तो कहाँ से आएगी? अच्छा। जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो, तो वहाँ यात्रा आ रही है, तो वहाँ आएगी यात्रा। वो वहाँ रूट पे पड़ रहा है इसलिए आएगी, अगर नहीं पड़ता तो नहीं आती। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी वार्ता हो गई है। और ये थे हमारे साथ भरत व्यास जी, जो NSUI से प्रदेश के महासचिव भी हैं और समथर नगर पालिका से नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, तब जब सामान्य सीट समथर के लिए आरक्षित होगी। तो भरत व्यास जी अनारक्षित रहेगी। हाँ, अनारक्षित रहेगी। तो भरत व्यास जी कहीं ना कहीं अपना माहौल बना रहे हैं। दुखी शुरू हो गई है सब लोगों की। भरत व्यास की कितनी दुखी है ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन ये हमारा पहला इंटरव्यू था, हमने बात की, इनसे चर्चा की समथर के लिए।
धन्यवाद। आगे फिर किसी और से हम मिलाएंगे, किसी और दावेदार से आपकी बात कराएंगे, उनका क्या मास्टर प्लान है अपने नगर को लेके। और कई बार हम लोग देख रहे हैं लगातार कि चुनावी मैदान में कोई भी उतर जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है कि हम अपने नगर को क्या देंगे, लोगों को क्या सुविधाएं देंगे, अभी क्या चल रहा है, आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, केवल अपना फॉर्म लिया, भर दिया। भैया ने बताया 25% पिछली बार डमी थे यहाँ समथर से, लगभग ऐसा कहा जा रहा है। तो अन्य निकायों की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। माहौल गर्म होगा तो सियासी अखाड़ा भी जमेगा बुंदेली वार्ता का। हम लोग जनसंपर्क भी, कार्यक्रम का कवरेज भी दिखाएंगे लोगों का। और नगर निकाय चुनाव की बिल्कुल एक एक खबर पे लगातार अपडेट के लिए बुंदेली वार्ता टीम एकदम सक्रिय हो चली है। और नगर निकाय चुनाव झांसी की 13 सीटों पर लगातार नज़र बनाया है। बुंदेली वार्ता से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।